नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक या पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास, प्लेटो से मार्क्स, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के विचारों पर आधारित है। इसमें वह उस समय की राज्य व्यवस्था, राज्य का निर्माण या सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। इसकी कड़ी में आज हम बात करते हैं, रूसो के सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे थे। बच्चों, मैंने जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए सुनने और लिखने के लिए, नोट्स तैयार करने के आधार पर बनाए हैं। आप परीक्षा से पूर्व इनको सुने और बाद में इसमें जो नोट्स बनाकर दर्शाए गए हैं उनको आप अपनी नोट्स बुक में लिख लें। जब परीक्षा आए उस समय उस नोट्स बुक्स में के आधार पर आप क्वेश्चंस को हल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज हम प्रारंभ करते हैं रूसो के सामान्य इच्छा का सिद्धांत। जो रूसो की सामान्य इच्छा है उसके बारे में बात करते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सामान्य इच्छा का अर्थ राज्य है। यहाँ सामान्य इच्छा को राज्य कहा जाता है। सामान्य इच्छा दो प्रकार की हैं, एक यथार्थ इच्छा, एक परमार्थ इच्छा। दोनों के मेल से एक सामान्य इच्छा बनती है और वो जो इच्छा बनती है वो सरकार का रूप धारण करते हैं। यह सिद्धांत रूसो के दर्शन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण, मौलिक, केंद्रीय एवं रोचक विचार है। यह रूसो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन की आधारशिला है। इसी धारणा के आधार पर रूसो ने स्वतंत्रता, अधिकार, कानून, संप्रभुता, राज्य की उत्पत्ति, संगठन आदि विषयों पर अपने विचार प्रकट किए। जोन्स के शब्दों में देखें कि सामान्य इच्छा का विचार रूसो के सिद्धांत का न केवल सबसे अधिक केंद्रीय विचार है, अपितु यह उसका अधिक मौलिक एवं रोचक विचार भी है। रूसो का राजनीतिक क्षेत्र में उसकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण देन है। इसी कारण मैक्सी ने कहा है कि सामान्य इच्छा की धारणा सूक्ष्म मनोयोग की पात्र है। वह रूसो के दर्शन का मर्म और है और शायद राजनीतिक चिंतन के प्रति उनका सबसे विशिष्ट योगदान है। रूसो के राजनीतिक विचारों को समझने के लिए उसकी सामान्य इच्छा की धारणा समझना आवश्यक है। इस सिद्धांत द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सामाजिक सत्ता में समन्वय का प्रयास किया है। रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले यथार्थ या स्वार्थ इच्छा तथा वास्तविक या आदर्श इच्छा में भेद करना आवश्यक है। सामान्यतः इन दोनों इच्छाओं का एक ही अर्थ लिया जाता है, परंतु रूसो द्वारा इनका प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है। यथार्थ इच्छा या स्वार्थ इच्छा, बात करते हैं हम यथार्थ इच्छा और स्वार्थ इच्छा की। यह व्यक्ति की क्षणिक आवेग से उत्पन्न इच्छा है। यह सदैव निम्न एवं परिवर्तनशील कोटि की इच्छा होती है। यह प्रत्येक क्षण व्यक्ति का स्वार्थ देखने के लिए उठती है। इससे सारे समाज को स्थायी आनंद प्राप्त नहीं होता है। यह इच्छा स्वार्थ प्रेरित, संकीर्ण और अस्थिर है। इसे व्यक्तिगत या केंद्रित इच्छा का नाम भी दिया गया है। इसी इच्छा के कारण व्यक्ति दूसरों से झगड़ता है। आदर्शन के अनुसार, आशीर्वादन के अनुसार कहते हैं कि यह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है। यह क्षणिक एवं तुच्छ इच्छा है। यह संकुचित एवं स्व विरोधी भी है।
वास्तविक इच्छा। वास्तविक इच्छा निश्चित और स्थिर होती है। इसमें स्वार्थ सार्वजनिक हित के अधीन रहता है। यह शाश्वत, विवेकपूर्ण और एवं सामाजिक कल्याण के हित में होती है। इस इच्छा से व्यक्ति अपने हित को सार्वजनिक हित के रूप में देखता है। यह मनुष्य की श्रेष्ठता तथा स्वतंत्रता की द्योतक है। नागरिक के बौद्धिक चिंतन का परिणाम एवं व्यक्तिगत स्वार्थ में से रहित होने के कारण यह व्यक्ति की आदर्श इच्छा भी कही जा सकती है। वास्तविक इच्छा निर्विकार, नित्य और स्थिर है। डॉक्टर आशीर्वादन के अनुसार कहते हैं कि यह जीवन के सभी पहलुओं पर व्यापक रूप में दृष्टिपात करती है। यह विवेकपूर्ण इच्छा है। यह व्यक्ति तथा समाज के सामंजस्य में प्रदर्शित होती है। वास्तविक इच्छा वह स्वार्थ इच्छा जो स्वार्थी इच्छा के अंतर को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। यदि एक व्यक्ति रिश्वत लेकर नौकरी देता है तो यह उसकी स्वार्थी एवं यथार्थ इच्छा है। यदि यह रिश्वत न लेकर नौकरी देता है तो यह उसकी वास्तविक और आदर्श इच्छा है। सामान्य इच्छा का अर्थ। सामान्य इच्छा राज्य के सभी नागरिकों की वास्तविक या आदर्श क्रियाओं का योग है। इस इच्छा द्वारा वे अपने व्यक्तिगत हितों की कामना न करके सार्वजनिक कल्याण की कामना करते हैं। यह सभी के कल्याण के लिए सभी की आवाज़ है। जो बोसांके है वो लिखते हैं कि सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्ष्य सामान्य हित है। समाज में व्यक्तिगत हितों का सामाजिक हितों के साथ समन्वय और सामंजस्य ही सामान्य इच्छा है। समझौतावादी विचारकों के अनुसार नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो सामान्य इच्छा कहलाती है। ग्रीन के शब्दों में जो टी.एच. ग्रीन है वो लिखते हैं कि सामान्य हित की ही सामान्य चेतना, सामान्य हित की सामान्य चेतना। वह पर सामान्य इच्छा नागरिकों की वह इच्छा है जिसका उद्देश्य ही सबकी भलाई है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। यह सबकी भलाई के लिए सबकी आवाज़ है। यहाँ जो परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे टी.एच. ग्रीन कहता है कि सामान्य हित ही सामान्य चेतना, वह पर सामान्य इच्छा नागरिकों की वह इच्छा है जिसका उद्देश्य ही सबकी भलाई है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। यह सबकी भलाई के लिए सबकी आवाज़ है। रूसो के अनुसार जब बड़ी संख्या में लोग आपस में एकत्रित होकर अपने को ही एक समुदाय का निर्माण मान लेते हैं तो उनमें उनसे केवल एक ही इच्छा का निर्माण होता है जिसका संबंध पारस्परिक संरक्षण और सबके कल्याण से होता है। यही सार्वभौमिक इच्छा है। सामान्य इच्छा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व सामान्य हित पर आधारित अर्थात आदर्श या वास्तविक इच्छा है। रूसो ने स्वयं कहा है कि मतदाताओं की संख्या से कम तथा उस सार्वजनिक हित की भावना से अधिक इच्छा सामान्य बनती है जिसके द्वारा वे एकता में बनते हैं। इससे स्पष्ट है कि सामान्य इच्छा का निर्माण दो तत्वों से होता है, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा तथा सार्वजनिक हित पर आधारित इच्छा। इनमें यथार्थ व वास्तविक इच्छा ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हम सबकी इच्छा पर चलकर सामान्य इच्छा पर पहुँचते हैं। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न समस्याओं पर चिंतन करता है। यह चिंतन उनकी व्यक्तिगत या वास्तविक इच्छा जहाँ जहाँ एक दूसरे को रद्द कर देती है, अतः उनकी वास्तविक इच्छा उभर कर
आ जाती है, जो सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। सामान्य इच्छा का निर्माण व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छा है, यथार्थ तथा वास्तविक इच्छा। ये हमने पढ़ा कि व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छा होती है, एक तो यथार्थ इच्छा और एक वास्तविक इच्छा। यथार्थ इच्छाएं भावना प्रधान होती हैं, जबकि वास्तविक इच्छाएं भावना प्रधान नहीं होती हैं। ये वास्तविक अर्थात आदर्श इच्छाएं इसलिए कहलाती हैं कि इनमें स्वार्थ की भावना का समावेश नहीं होता है। यथार्थ इच्छाएं हमेशा पक्षपातपूर्ण व स्वार्थी होती है। वास्तविक इच्छा हमेशा कल्याणकारी होती है। यह किसी की अहित नहीं करती। यदि मनुष्य के स्वभाव में से यथार्थ या स्वार्थी इच्छाओं को निकाल दिया जाए तो वास्तविक इच्छा ही शेष बचेंगी। अतः सामान्य इच्छा व्यक्ति की सभी वास्तविक आदर्श इच्छाओं का योग है। वास्तविक इच्छा ही निर्णय लेने वाली इच्छाएं हैं। अतः सामान्य इच्छा के निर्माण के लिए निर्णय आदर्श होते हैं, सभी उनका पालन करते हैं। सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए विषयों को सामान्य हित के रूप में देखना चाहिए। सामान्य इच्छा और बहुमत की इच्छा। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा ही की अभिव्यक्ति के लिए मतदाताओं की संख्या नहीं, बल्कि सार्वजनिक का विचार ही प्रधान होता है। रूसो के अनुसार जो तत्व इच्छा को सामान्य बनाता है वह इसे रखने वाले व्यक्तियों की संख्या नहीं, अपितु यह सार्वजनिक हित है जो उन्हें एकता के सूत्र में बांधता है। बहुसंख्यक मतदाता सार्वजनिक हित के बदले सामूहिक स्वार्थ का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, अर्थात वे सार्वजनिक हित के विपरीत कार्य कर सकते हैं। रूसो के अनुसार समाज के समस्त सदस्यों की इच्छाओं का कुल योग सामान्य इच्छा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि समस्त सदस्यों की इच्छाओं में सदस्यों के व्यक्तिगत स्वार्थों का मिश्रण होता है, जबकि सामान्य इच्छा का संबंध केवल सामान्य हितों से होता है। सर्वसम्मति सामान्य इच्छा की कसौटी नहीं हो सकती। सामान्य इच्छा बहुमत की इच्छा से सर्वथा अलग है। सामान्य इच्छा लोक कल्याण के उद्देश्य से प्रेरित है। सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति से इच्छा की बात करते हैं। रूसो ने इन दोनों में भेद किया है। समस्त सदस्यों की इच्छाओं में व्यक्तिगत हितों का समावेश होता है। सामान्य इच्छा का संबंध सामान्य हितों से होता है। यहाँ रूसो लिखते हैं कि सामान्य इच्छा का लक्ष्य सार्वजनिक हित होता है, जबकि सर्वसम्मति या सभी की इच्छा का लक्ष्य व्यक्तिगत हित होता है। यह सभी द्वारा व्यक्त इच्छा भी होती है। सर्वसम्मति व्यक्तियों के हितों से भी संबंधित हो सकती है, पर सामान्य इच्छा अनिवार्यतः सारे समाज के कल्याण से ही संबंधित होती है। सामान्य इच्छा और लोकमत की बात करते हैं। रूसो की सामान्य इच्छा और लोकमत की बात करें। रूसो सामान्य इच्छा और लोकमत में अंतर स्पष्ट करता है। जो पब्लिक ओपिनियन है उसमें और जनरल व्यू में वो अंतर बताता है कि लोकमत पब्लिक ओपिनियन का रूप हमेशा समाज की भलाई नहीं है। कभी कभी लोकमत समाज के हित में नहीं होता, परंतु सामान्य इच्छा सदैव समाज के स्थायी हित का ही प्रतिनिधि होती है। प्रचार साधनों जैसे रेडियो, टेलीविज़न, टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि द्वारा लोकमत को
पथभ्रष्ट हो सकता है, परंतु सामान्य इच्छा कभी भ्रष्ट नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं जो सामान्य इच्छा है उसकी मुख्य मुख्य विशेषताओं के बारे में, कि रूसो की जो सामान्य इच्छा है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सामान्य इच्छा संप्रभुता संपन्न है। सामान्य इच्छा सर्वोच्च संप्रभु होती है। इस प्रकार किसी प्रकार के दैवी और प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध नहीं होता है। यह कानून का निर्माण करती है, धर्म का निरूपण करती है एवं नैतिक और सामाजिक जीवन को संचालित करती है। जो सामान्य इच्छा की अवज्ञा करता है उसे उसका पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यह जनवाणी होती है, इसलिए कोई अवहेलना नहीं कर सकता। सामान्य इच्छा सभी की शक्ति, अधिकार और हितों का योग है, अतएव सामान्य इच्छा संप्रभु है। यह कल्याणकारी निर्णय लेती है और निर्णयों को क्रियान्वित करती है। इसमें बाध्यता की शक्ति है। सामान्य इच्छा समुदाय की संप्रभुता की अभिव्यक्ति है, जिसे टाला नहीं जा सकता। प्रभुसत्ता की अभिव्यक्ति है, जिसे टाला नहीं जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति सामान्य इच्छा के आदेशों के पालन के लिए बाध्य है। सामान्य इच्छा व्यक्ति पर दबाव डालती है, अतः सामान्य इच्छा ही संप्रभु है। अविभाज्य, जिसको कभी बांटा नहीं जा सकता, किसी को दिया नहीं जा सकता, इसके बारे में बात करते हैं। रूसो का मानना है कि सामान्य इच्छा को संप्रभुता से अलग नहीं किया जा सकता। सामान्य इच्छा संप्रभु होती है और संपूर्ण समाज में निवास करती है। आधुनिक बहुलवादियों की तरह रूसों की सामान्य इच्छा छोटे छोटे भागों में नहीं बंट सकती। यह रूसों सर्वसत्ता अधिकारवादी राज्य का समर्थन है। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका संप्रभु के आदेशों का पालन करती हैं, लेकिन स्वयं संप्रभु नहीं बन सकती। वे सरकार का अंग मात्र हैं, संप्रभु नहीं है। अतः सामान्य इच्छा अविभाज्य, उसे बांटा नहीं जा सकता है। प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्ति नहीं। रूसो के अनुसार जनता अपनी संप्रभुता को किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के सामने समर्पित नहीं कर सकता। अर्थात सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्त किए जाने योग्य नहीं है। रूसो ने कहा है कि जब कोई राष्ट्र प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है तब स्वतंत्र नहीं रह सकता, अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता। संसद के सदस्यों के केवल निर्वाचन के समय ही इंग्लैंड की जनता स्वतंत्र होती है। निर्वाचनों के बाद जनता दास और नगण्य बन जाती है। ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ भारत में भी देखी जा सकती है कि जब चुनाव होते हैं, जब जो नेतागण है वो वोटर्स को किस किस आधार पर, किन किन तरीकों पर प्रलोभन देते हैं, उनको मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से उन पर दबाव बनाया जाता है कि उन्हें वो वोट दें। और जब वो वोट दे चुके होते हैं तो वो जनता से आकर भी नहीं मिलती। ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। ऐसी इंग्लैंड में भी है। रूसो ने कहा था कि जब कोई राष्ट्र प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है तब स्वतंत्र नहीं रह सकता, अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता। संसद के सदस्यों के केवल निर्वाचन के समय ही इंग्लैंड की जनता स्वतंत्र होती है। निर्वाचनों के बाद जनता दास नगण्य बन जाती है। सामान्य इच्छा एकता स्थापित करती है। सामान्य इच्छा सदैव युक्ति संगत होती है। सामान्य इच्छा विभिन्नता में एकता स्थापित करती है, क्योंकि राज्य के व्यक्तिगत स्वार्थ उसमें विलीन हो जाते हैं। लॉर्ड जो है उनके अनुसार
यह राष्ट्रीय चरित्र की एकता को उत्पन्न और स्थिर करता है और उन समान गुणों में प्रकाशित होती है जिनके किसी राज्य के नागरिकों में होने की आशा की जाती है। व्यक्तियों की स्वार्थ में इच्छाएं परस्पर एक दूसरे की इच्छाओं को समाप्त कर देती है, जिससे सामान्य इच्छा का उदय होता है। सभी व्यक्ति सार्वजनिक हित में ही अपने निजी हितों का दर्शन करते हैं। सामान्य इच्छा आदेय है, इसको किसी को दिया नहीं जा सकता। ये नॉन ट्रांसफरेबल है, इसको किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। रूसों की सामान्य इच्छा अदेय है, इसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। यह समाज का प्राण होती है। शक्ति तो किसी को भी दी जा सकती है, इच्छा नहीं। सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति संपूर्ण समाज ही कर सकता है। सामान्य इच्छा को दूसरों को सौंपने का अर्थ उसे नष्ट करना है। रूसों ने लिखा है, जिस समय वहाँ कोई स्वामी नहीं होता है, उसी क्षण संप्रभु का अस्तित्व नष्ट हो जाता है और राजनीतिक समुदाय नष्ट हो जाता है। सामान्य इच्छा स्थायी है। रूसों के अनुसार सामान्य इच्छा का कभी अंत नहीं होता, यह कभी भ्रष्ट नहीं होती है, यह अपरिवर्तनशील तथा पवित्र होती है। सार्वजनिक हित का मार्ग एक ही हो सकता है, इसलिए सामान्य इच्छा स्थिर और निश्चित है। ज्ञान और विवेक पर आधारित होने के कारण यह स्थायी है। यह किसी प्रकार के भावात्मक आवेग का परिणाम नहीं है, अपितु मानव के जन्म कल्याण की स्थायी प्रवृत्ति और विवेक का परिणाम है। अतः इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। सामान्य इच्छा का संबंध जनहित से होता है। सामान्य इच्छा का संबंध किससे होता है? जनहित से होता है। रूसों की सामान्य इच्छा लोक कल्याण से संबंधित रखती है। सामान्य इच्छा का उद्देश्य समाज के किसी एक अंग का विकास न करके संपूर्ण समाज का कल्याण करना है। रूसों यह विचार सर्व सत्ताधिकारवादी विचार का पोषक रखता है। सामान्य इच्छा में बाध्यता की शक्ति होती है। सामान्य इच्छा में बाध्यता, फोर्स की शक्ति होती है। रूसों की सामान्य इच्छा संप्रभु होने के कारण बाध्यता की शक्ति रखती है। उसका उद्देश्य सभी का कल्याण है, इसलिए कोई उसके विरुद्ध कदम नहीं उठा सकता है। उसके पास कानून बनाने तथा दंड देने की शक्ति होती है। यदि यह शक्ति न हो तो उसका कोई पालन नहीं करेगा। सामान्य इच्छा और सदैव न्यायशील है। सामान्य इच्छा सदैव न्यायशील। सामान्य इच्छा सदैव न्यायशील होती है क्योंकि उसका उद्देश्य सदैव सामान्य होता है। रूसों के अनुसार सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण एवं न्याय संगत होती है क्योंकि जनता की वाणी वास्तविक में देववाणी होती है। यह सभी की सामूहिक सदिच्छा है। इसमें कोई सदस्य अन्यायपूर्ण कार्य नहीं कर सकता है। सामान्य इच्छा स्वतंत्रता और समानता की पोषक है। सामान्य इच्छा स्वतंत्रता और समानता की पोषक है। रूसों के अनुसार सामाजिक संविधा में यह है, सामाजिक संविधा में कॉन्ट्रैक्ट में यह बात निहित है कि जो कोई भी सामान्य इच्छा की अवज्ञा करेगा तो उसे संपूर्ण समाज द्वारा ऐसा करने के लिए विवश किया जाएगा। इसका अर्थ है कि उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा, क्योंकि यह वही शर्त है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके देश को देकर उसकी समस्त व्यक्तिगत अधीनता को सुरक्षित करती है। सामान्य इच्छा की सभ्य समाज में स्वतंत्रता को स्थापित करने का उपाय है। राज्य की अधीनता में सभी को समान अधिकार होते हैं।
सभी को समान कानूनों का पालन करना पड़ता है, इसलिए संप्रभु समानता का पोषक है। सामान्य इच्छा अचूक होती है। सामान्य इच्छा अचूक होती है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा कोई गलती नहीं करती। यह सदैव न्यायोचित होती है और सदैव सार्वजनिक हित के लिए प्रयत्नशील रहती है। यह सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग है। यह सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग होने के कारण न्याय संगत और उचित होती है। सामान्य इच्छा अपने को कानून द्वारा अभिव्यक्त करती है। रूसो से सिर्फ उन्हीं मौलिक कानूनों का पालन मानता है जिनसे संविधान का निर्माण होता है। मौलिक कानूनों की उत्पत्ति सामान्य इच्छा से होती है। सामान्य इच्छा का कार्य कानून बनाना है, उन्हें लागू करना नहीं है। कानून का उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग के हित में न होकर सार्वजनिक कल्याण होता है। अतः रूसो की इच्छा ही की अभिव्यक्ति का माध्यम कानून है। यहाँ एक बात देखें कि जो रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो उसका नाम है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट क्या करती है? कानून बनाती है। अगला देखते हैं कि सामान्य इच्छा का स्वरूप अव्यक्तिगत और निस्वार्थ है। सामान्य इच्छा का स्वरूप जो उसका रूप है वो अव्यक्तिगत, उसके अंदर व्यक्ति नहीं है और न ही उसमें स्वार्थ है। रूसो के अनुसार सामान्य हित के लिए सामान्य इच्छा का जन्म होता है। अतः वह सामान्य हित के मार्ग से हटकर कार्य नहीं कर सकता। वह सदैव कल्याण के लिए, वह सदैव जन कल्याण और जन सेवा की भावना से प्रेरित होती है। अतः यह निस्वार्थ और अव्यक्तिगत है। सामान्य इच्छा कार्यपालिका की इच्छा नहीं हो सकती। सामान्य इच्छा कार्यपालिका की इच्छा नहीं हो सकती। सामान्य इच्छा का कार्य केवल कानून बनाना है, उसे लागू करना नहीं। कानून को लागू करना सरकार का काम है। उसे रूसो समुदाय और सरकार में भेद करते हुए कहता है कि कानून को लागू करना संप्रभु सत्ताधारी राजनीतिक समुदाय का काम नहीं है, यह तो सरकार का है। जिस समय सामान्य इच्छा सरकार के कार्य अर्थात कानून को लागू करने का प्रयास करेगी, सामान्य इच्छा कहलाने से वंचित हो जाएगी। अतः सामान्य इच्छा कार्यपालिका की इच्छा नहीं हो सकती। सामान्य इच्छा में के निहितार्थ रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा के निहितार्थ हैं। सामान्य इच्छा सभी कानूनों का स्रोत है जिसका कार्य कानून बनाना है। सामान्य इच्छा हमेशा कल्याण के लिए होती है। प्रत्येक व्यक्ति उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य होता है। राज्य में मनुष्यों की स्वाभाविक एकता सामान्य इच्छा का महत्वपूर्ण परिणाम है। सामान्य इच्छा का लक्ष्य सदैव सामान्य हित होता है। अतः सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील होती है। यह सदैव सार्वजनिक हित का पोषण करने वाली होती है। सामान्य इच्छा सदैव न्यायपूर्ण होती है। अब बात करते हैं सामान्य इच्छा का महत्व। रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत का महत्व को हम बात करते हैं कि आदर्शवादी विचारधारा प्रभाव है। रूसो के इस सिद्धांत ने हेगल, कांट और ग्रीन जैसे आदर्शवादियों पर गहरा प्रभाव डाला। कांट ने रूसो की तरह सामान्य इच्छा को कानून का स्रोत माना। कांट की शुभ इच्छा विवेक का आदेश का सिद्धांत रूसो से प्रेरित है। हेगल का विश्वात्मा का विचार भी रूसो की सामान्य इच्छा के समान है। ग्रीन भी राज्यों का आधार इच्छा को मानता है। अतः रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत के आदर्शवाद को प्रभावित किया है। राष्ट्र के प्रेरक रूसो की सामान्य इच्छा में राष्ट्रवाद के प्रेरक तत्व है। एकता, समानता, समर्पण, आत्मीयता तथा सम्मान की भावना आदि समावेश है। अतः ये राष्ट्रवाद का प्रेरक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन रूसो की सामान्य इच्छा
बहुमत द्वारा व्यक्त होती है और बहुमत ही लोकतंत्र का आधार है। रूसो के इस सिद्धांत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक आदर्श प्रयास किया, जिसने सार्वजनिक हित को प्रधानता देकर लोकतंत्र का समर्थन किया। राज्य का आधार समूह की इच्छा है, शक्ति नहीं। राज्य का आधार जन समूह की इच्छा है, शक्ति नहीं। रूसो ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य का आधार जन समूह की इच्छा है, शक्ति नहीं। यह राज्य के आंगिक सिद्धांत का बोध करता है, सार्वजनिक हित को अभिव्यक्त हितों के ऊपर रखता है। यह स्वार्थ की जगह परमार्थ की सीख देता है। यह व्यक्ति को पार्श्विक स्तर से उठाकर नैतिक स्तर पर प्रतिष्ठित करता है। अतः राज्य की प्रमुख शक्ति जन इच्छा है, बल नहीं। राज्य का उद्देश्य क्या है? जन कल्याण। राज्य का उद्देश्य जन कल्याण है। रूसो के इस सिद्धांत के अनुसार आधुनिक कल्याणकारी राज्य का जन्म होता है। इस सिद्धांत ने राज्य का उद्देश्य जन कल्याण है। राज्य किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वह सार्वजनिक हित का प्रतिनिधि होता है। सामान्य इच्छा सिद्धांत की आलोचना बात करते हैं हम। कोई भी सिद्धांत जब तक सर्वमान्य नहीं होता है, जब तक उसकी आलोचनाएं नहीं होती। आलोचनाएं होने पर उस सिद्धांत में निखारता आती है, त्रुटियां समाप्त होती हैं और वो सिद्धांत सर्वमान्य हो जाता है। तो सामान्य इच्छा की अब आलोचना करते हैं थोड़ी सी। अपने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद भी रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत की आलोचना हुई है, जो है पहला अस्पष्टता। रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत में अस्पष्टता पाई जाती है। रूसो ये बताते हैं कि असमर्थ रहता है कि हम सामान्य इच्छा को कैसे और कहाँ प्राप्त कर सकते हैं। रूसो ने हमें ऐसी स्थिति में छोड़ दिया है जहाँ हम सामान्य इच्छा के बारे में नहीं जान सकते। वेपर के अनुसार जन सामान्य इच्छा का पता ही हमें रूसो नहीं दे सकता। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादन का क्या लाभ है? रूसो द्वारा सामान्य इच्छा की व्याख्या सामान्य इच्छा को समझने के लिए अपर्याप्त है। वहीं कहीं कहीं पर रूसो बहुमत की इच्छा को सामान्य मान लेता है। वह स्वयं स्पष्ट करता है कि बहुमत गलती कर सकता है, जबकि सामान्य इच्छा गलती नहीं कर सकती। अतः इस सिद्धांत में भ्रमकता, कल्पना और अस्पष्टता का दोष विद्यमान है। रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है। सामान्य इच्छा की प्रभुसत्ता की व्याख्या करते हुए रूसो ने यह विचार प्रकट किया है कि प्रभुसत्ता का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। प्रभुसत्ता का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है, अर्थात सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेते हैं, परंतु यह आधुनिक राज्यों के लिए संभव नहीं है। इसमें केवल जन प्रतिनिधि ही शासन कार्य में भाग ले सकते हैं। रूसो ने यथार्थ इच्छा तथा वास्तविक इच्छा में भेद किया। यह अविभाज्य, काल्पनिक और कृत्रिम भेद है। रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत सार्वजनिक हित के लिए है। उसका विचार है कि सामान्य इच्छा का लक्ष्य जन कल्याण है। सार्वजनिक हित की परिभाषा देना कठिन काम है। तानाशाह भी अपने कार्यों को उचित सिद्ध करने के लिए सार्वजनिक हित का बहाना बना सकता है। सामान्य इच्छा आधुनिक युग के बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त है। जन कल्याण की कमी के कारण, जनसंख्या के कमी के कारण छोटे राज्यों में सामान्य इच्छा का पता लगाना असामान्य है, बड़े राज्यों में नहीं। रूसो के सामान्य इच्छा की व्याख्या पर ही आलोचकों ने प्रहार किया। रूसो वास्तविक इच्छाओं के योग को सामान्य इच्छा का नाम देता है। टोजर कहते हैं यहाँ यह भी संभव है कि व्यक्तिगत इच्छाएं एक दूसरे को नष्ट न करें। रूसो के पास समस्त की इच्छा है। सामान्य इच्छा में अंतर करने का कोई मापदंड नहीं है। सामान्य इच्छा की यह आलोचना यह है कि जहाँ तक यह सामान्य होती है, यह इच्छा नहीं होती। जहाँ तक यह इच्छा होती है, वह सामान्य नहीं होती।
इसका अर्थ यह है कि इच्छा व्यक्तिगत ही हो सकती है, सामान्य नहीं। सामान्य इच्छा सामान्य तभी होती है जब व्यक्तियों का मन अलग न हो, परंतु ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति का मन अलग अलग होता है, जिसमें स्वार्थ और निस्वार्थ इच्छाएं पनपती है। रूसो के सिद्धांत में व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों तथा शक्तियों को सामान्य इच्छा के सामने समर्पित कर देता है, जो कि सर्वोच्च शक्ति के रूप में शासित है। बहुमत से सहमत न होने वाले व्यक्ति को बहुमत के सामने झुकने के लिए विवश किया जाता है। रूसो का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करना था, परंतु उसने किसी संरक्षण की व्यवस्था नहीं की। रूसो की धारणा काल्पनिक है। रसेल, ब्राउन, मूरे आदि विचारकों ने उस पर अधिनायकवाद और सर्वसत्ताधारी अधिकारवादी होने का आरोप लगाया है। राइट के अनुसार रूसो की सामान्य इच्छा एक हवाई उड़ान है। वह एक ऐसी तर्कना है जो तथ्यों की पहुंच से परे तथा परिणामों की चिंता से ऊपर शून्य उड़ान भरती है। यह अव्यवहारिक है। रूसो का मानना है कि सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेते हैं। यह स्थिति यूनान के नगर राज्यों पर ही लागू हो सकती है। आधुनिक युग तो अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि प्रजातंत्र का युग है। रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत में तार्किक असंगति है। एक तरफ से रूसो कहता है कि प्रभुसत्ता का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, और दूसरी ओर वह बहुमत के माध्यम से सामान्य इच्छा के प्रतिनिधित्व की संभावना व्यक्त करता है। सामान्य इच्छा अनैतिहासिक तथा काल्पनिक है। इतिहास में इस बात का कोई वर्णन नहीं मिलता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते द्वारा हुई है। यह सिद्धांत दलों द्वारा गुटों का विरोध करता है। आधुनिक प्रजातंत्र के सफल संचालन में राजनीतिक दलों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत अनेक त्रुटियों से ग्रस्त होने के बावजूद भी आधुनिक राजनीतिक विचारकों के लिए अमूल्य सामग्री की पेश करता है। उसके इस सिद्धांत का आदर्शवादियों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उसने मार्क्स व हीगल जैसे विचारकों को भी प्रभावित किया। लोकतंत्र व्यवस्था में का समर्थन होने के कारण साथ साथ ये सिद्धांत फ्रांस ने राज्य क्रांति का सुधार भी किया। रूसो ने स्पष्ट किया कि नैतिकता, न्याय, सद्गुण के अभाव में लोकतांत्रिक संस्थाएं महत्वहीन हैं। रूसो विश्व क्रांतियों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उसकी राजनीतिक चिंतन के इतिहास में ये अमूल्य देन है। इस प्रकार हमने आज बात की रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत कि रूसो ने अपने सामाजिक समता सिद्धांत में उन बातों को व्यक्त किया कि जो सामाजिक समता हुआ, वो सामाजिक समता जो है वो सामान्य इच्छा से प्रभावित होकर के हुआ। सामान्य इच्छा के निर्माण के बाद ही राज्य की उत्पत्ति होती है। राज्य में बात करें कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो सामान्य इच्छा ही कानून निर्माण का कार्य करेगी और संप्रभु शक्ति को कानून निर्माण करके वो सौंपेगी, और कार्यपालिका जो संप्रभु है वो शासन सत्ता स्थापित करेगी। यह आज के टाइम पे लोकतांत्रिक विचारधारा को ध्यान में रखकर बनाई गई। रूसो प्रजातांत्रिक में ज़्यादा विश्वास करता है। जो प्रजातंत्र की व्यवस्था है उसमें विश्वास करता है। रूसो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करता है। आज की क्लास में हमने रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत पढ़ा। अगली क्लास में आपसे पुनः मुलाकात होगी। जब तक के लिए धन्यवाद। आप कोरोना महामारी है, इस महामारी से
सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपने आप को सुरक्षा में बनाए रखें। आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। परीक्षाएं होंगी और उससे पूर्व आप ये नोट्स तैयार कर लें, वीडियो सुन लें और अपने आप को तैयार रखें। सभी का धन्यवाद। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।